हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास में संगम काल पढ़ेंगे। जो पहला संगम, दूसरा संगम और तीसरा संगम हुआ, किसने अध्यक्षता किया, कहाँ हुआ, ये सब देखेंगे खटाखट। चलिए चलते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो देखिए, संगम काल के बारे में कहा जाता है कि ये टोटल मिला के 3 सम्मेलन हुआ था, बड़ा बड़ा सम्मेलन था। और इसको संरक्षण दिया था पांड्य राजा ने। कौन दिया था संरक्षण? बस इतना याद रखना कि इसको संरक्षण कौन दिया था, तो पांड्य राजा दिया था। और इसमें कई साहित्य की रचना हुआ। जैसे कि पहला जो संगम था, पहला संगम ये मदुरै में हुआ था। मदुरै में भी दक्षिणी मदुरै। देखिए, अगर हम इंडिया के मैप पे अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो देखिए अगर इस प्रकार से देखें ना, तो यहाँ पर था कृष्णा नदी, उसके दक्षिण में, मतलब ये थोड़ा सा, अब मान लेते हैं दक्षिण है तो इधर पानी होगा ना। तो यही हुआ इसमें कि जो दक्षिणी मदुरै में हुआ था, तो बाद में दक्षिणी मदुरै क्या हुआ ना, ये पानी में डूब गया। यानी वर्तमान की बात करें तो जलमग्न हो चुका है दक्षिणी मदुरै। तो पहला संगम कहाँ हुआ था? दक्षिणी मदुरै में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था अगस्त्य ऋषि ने। किसने किया अध्यक्षता इसका? अगस्त्य ऋषि ने इसका अध्यक्षता किया। इसमें 89 राजा ने भाग लिया, 89। वर्तमान में ये मदुरै क्या हो गया, जो दक्षिणी मदुरै था ये जलमग्न हो चुका है। मगर चूंकि सब चीज़ डूब गया तो कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचा। यानी कि संगम में जो भी लिखा गया था इसका कोई जानकारी नहीं मिलता है। फिर दूसरा संगम हुआ कपाटपुरम में, और इसका अध्यक्षता स्टार्टिंग में तो अगस्त ऋषि करते हैं, मगर बाद में तोलकाप्पियार करते हैं। कौन करते हैं? तोलकाप्पियार। और इसी सम्मेलन में जो तोलकाप्पियार रहते हैं वो तोलकाप्पियम नामक तमिल साहित्य की रचना करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और इसमें 59 राजा इसमें हिस्सा लिया था। उसमें कितना था? उसमें था 89। उसमें था 89 और 30 कम कर दीजिए तो 59। इसमें 59 राजा इसमें भाग लेता है। उसमें 89, इसमें 59। अब फिर क्या था? तो ये तो हो गया, दूसरा भी हो गया। तीसरा जो है, इसका अध्यक्षता किया था नकीरर। कौन किया था? नकीरर इसका अध्यक्षता किया था। और इसमें 49 राजा हिस्सा लिया था। यानी इससे सिर्फ 10 कम हुआ। सबके अंतिम में 9-9 है। पहले 30 कम हुआ और फिर 10 कम हुआ। तो पहले 89 से कितना हो गया? 89 से 59 हो गया, 59 से 49 हो गया। तो इसमें 49 राजा हिस्सा लिया। और इसमें भी जो भी कुछ लिखा गया ना, इसका कोई मतलब कि स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। और ये जो लास्ट वाला है, अंतिम संगम, जो तृतीय संगम है, ये उत्तरी मदुरा में हुआ था। तो पहला हुआ दक्षिणी मदुरा जो डूब गया, जलमग्न हो गया। और जो तीसरा है जो लास्ट में हुआ, वो उत्तरी मदुरा में हुआ। अब आगे चलते हैं। तीनों तमिलनाडु में हुआ था। और जो अगस्त्य ऋषि हैं ये बनारस के रहने वाले थे। और अगस्त्य ऋषि को तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है। तो यह बात याद रखिएगा, ये वाला, कि अगस्त्य ऋषि को तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है। और पांड्य राज ही इसको संरक्षण दिया था। अब संगम काल के राज को देख लेते हैं। चोल, चेर, पांड्य, बोले थे ना कृष्णा नदी के दक्षिण में। मैप में बताए थे आपको कि अगर आप मैप अगर ध्यान दें तो यानी कि इस प्रकार से कृष्णा नदी बहता है। तो कृष्णा नदी बहता है, इसके दक्षिण में इधर क्या था? 3 राज का विकास हुआ था, चोल, चेर, पांड्य। 3 राज था। कौन कौन था? चोल, चेर, पांड्य। तीनों का ना ये याद रखना, मतलब कि अगर चेर के बात करें, चोल का बात करें या पांड्य के बात करें, तो उसका जैसे कि क्या था, राजकीय चिन्ह क्या था। तो यहीं पर बता देते हैं कि चोल, ऐसे याद रखिएगा चोल के बारे में, कि बाघ जो होता है ना, वो चोला ओढ़ के नहीं बैठता है। बाघ जो होता है वो सीधे अटैक करता है। तो चोल का क्या था? बाघ था। इसका राजकीय चिन्ह बाघ था। और चेर है ना, चेर समझिए, इसको धागा जैसा समझ लीजिए। कि चेर जो होता है, चेर, चेर जैसे कि आप गांव में देखते होंगे, जिसको जो खेत में रहता है ना, उसको केचुआ। तो केचुआ को ना हम लोग अपना लैंग्वेज में इसको चेर भी कहते हैं, चेरा भी कहते हैं। तो चेर समझिए ना कि चेर उसी प्रकार से कोई धागा है। तो धागा से क्या कर सकते हैं? धागा से हम एक धनुष बना सकते हैं। तो चेर से हो जाता है, मतलब कि इसका जो प्रतीक चिन्ह था चेर का, वो था धनुष। और जो पांड है ना, पांड से याद रखिए, इसको सीरियसली नहीं लेना है, मजाक में, मतलब कि सब समझ, सिर्फ याद करने के लिए, कि जो पंडित जी होते हैं ना, वो मछली से घृणा करते हैं, मछली उसली नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार से पांड का हो जाएगा मछली। तो तीनों का प्रतीक चिन्ह पूछता है और याद भी होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं यहाँ पर ही। तो 3 राज का उदय हुआ, एक चोल हो गया। तो इसके बारे में प्रथम जानकारी है पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, इससे मिलता है। और इसकी राजधानी उदयपुर थी। तो एक तो हो गया, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, इसका राजधानी क्या था, ये याद रखना है। तो इसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसकी जो पहली बार बना राजधानी उदयपुर थी, मगर मुख्य राजधानी वो तंजौर थी। इसलिए मुख्य लिख रहा है ना। जो चोल है ना, फिर से आपको पढ़ने को मिलेगा। ये यहाँ पर क्या है ना, हल्का सा हम चोल को देख रहे हैं, बट हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग राजेंद्र चोल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, ये तो हो गया, ये चोल हो गया ना। इसका राज के चिन्ह क्या था? बाघ था, पहले बता दिए।
और जो उदयपुर था, जो इसका राजधानी था, ये सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ ऐसा कहा जाता था कि जो इस समय के जो सूती कपड़ा होता था ना, वो सांप के जो केचुली होता है ना, उससे भी पतला होता था। और जो चोल साम्राज्य था वो कावेरी नदी है, इसके मतलब कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था ये चोल साम्राज्य। इसके कारण बहुत ज़्यादा पैदावार होता था यहाँ पर ही। इसके बारे में कहा जाता है कि जितना क्षेत्र में एक हाथी सोता है, उतना क्षेत्र में इतना अनाज उगाया जा सकता है ना कि उससे एक वर्ष तक 7 लोगों का पेट भरा जा सकता है। ये खासियत था चोल साम्राज्य का। और फिर क्या होता है ना कि बाद में चोल साम्राज्य का पतन हो जाता है, फिर आगे चल करके चोल साम्राज्य फिर से आगे बढ़ता है। तो हम लोग जो वहाँ पढ़ेंगे ना चोल, उसको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा संबंध रहता है चालुक्य, चोल, फिर हम लोग सभी समय पढ़ लेंगे पल्लव, कुछ ना कुछ संबंध रहता है राष्ट्रकूट का। तो उसको मैप से थोड़ा समझाएंगे, फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पर छोटा सा है चोल के बारे में, इसलिए थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। अब चोल के बारे में यहाँ तक हो गया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कारिकल था। कौन था? कारिकल था। कारिकल क्या क्या था ना, कारिकल कावेरी नदी के तट पर 160 मीटर लंबा बांध बनवाया था, और इस बांध को ग्रैंड बांध कहते हैं, और ये भारत का पहला बांध था। क्या बांध था? ये भारत का पहला बांध था, इसको ग्रैंड बांध कहते हैं। और फिर से यहाँ पर देखिए वही लिख रहा है कि 8वीं शताब्दी में पुनः चोलों का उदय हुआ, बाद में फिर से चोल का उदय होता है। अब चेर देख लेते हैं। फिर एक आपको मालूम है ग्रंथ है ये ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें इसको चेरा पद कहा गया है, चेर को चेरा पद कहा गया है। अशोक के जो दूसरा शिलालेख है, इसमें इसको केरल पुत्र कहा गया। केरल पुत्र कहने का मतलब चेर का पुत्र, जो भी इस राज्य में आएगा ना उसको केरल पुत्र कहा गया है। तो ये अशोक के दूसरा शिलालेख में कहा गया है। और इनका जो क्षेत्र था केरल के मलाबार क्षेत्र में था। चेर वंश का प्रथम शासक उदीन था, उदीन जेरल उसका नाम था, उदीन जेरल नाम था। और इसकी राजधानी करूर थी, या वंजी या करूर, वंजी या करूर। और इसका चिन्ह क्या था? धनुष। चेर का समझा चुके हैं, धनुष था। और जो उदीन जेरल था ये क्या किया था? महाभारत युद्ध के सैनिक के लिए भोज करवाया था ये। और इसके बाद जो अगला शासक बना, जैसे कि अगर हम बोले थे ना कि चेर का प्रथम शासक कौन था? उदीन जेरल। उदीन जेरल के बाद जो अगला शासक बना वो बना सेनगुटवन। कौन बना? सेनगुटवन बना। और सेनगुटवन के बारे में ये याद रखना है ना कि ये पत्नी पूजा प्रारंभ किया था। और इसे मतलब कि जो सेनगुटवन था इसको लाल चेर भी कहते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। सेनगुटवन को लाल चेर कहते हैं, और ये ही पत्नी पूजा आरंभ कराता है। और ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रहता है। सेनगुटवन ने पत्नी पूजा प्रारंभ किया, और किसके सम्मान में? सती कन्नगी के सम्मान में। इसको कन्नगी पूजा भी कहा जाता है। एक मतलब कि महिला थी, उनका नाम था कन्नगी, उन्हीं के सम्मान में। इसका कहानी हल्का सा बताएंगे आपको, मगर अभी नहीं। इसी में पांडवंश को पढ़ने के बाद तो ये समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं। इस वंश का अगला शासक आदिगमान था, उसका नाम था आदिगमान। ये गन्ने की खेती प्रारंभ कराता है। चलिए, अब पांड राज हो गया। इसका जो राजभाषा तमिल था, तभी ना तमिल को ये कर रहा था, तमिल साहित्य का भी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा था जब इसका रचना हो रहा था। तो पांड राजा, इसका समाज था मात्र शतात्मक, और ये मोती के लिए प्रसिद्ध था ये पांड राजा। और पांड राजा ने ही तीनों संगम आयोजन करवाया था। और इसका पांड राजा के बारे में जानकारी अगर मिलता है तो मेगास्थनीज का पुस्तक है इंडिका, इसी में मिलता है। आपको ये बताना कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ये आपको बताना है। हम बता चुके हैं आपको, कहाँ बताए हैं? मौर्य काल में बताए हैं। चलिए, अब इसके बाद आगे नहीं बताएंगे कहाँ बताएं। पांड्य वंश का क्षेत्र तमिलनाडु का दक्षिणी भाग में था। इसकी राजधानी मदुरै थी। राजधानी और उसका जो राजकीय चिन्ह था ये याद रखना है। इसकी राजधानी कहाँ था? मदुरै था। इसका राजकीय चिन्ह मछली, इसको कार्प भी कहा जाता है। कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन के लिए कार्प लिख देगा, तो मछली को ही कार्प कहा जाता है, यानी कि इसका जो प्रतीक चिन्ह था मछली था या कार्प था। पांड्य वंश का प्रथम शासक था जो था, उसका नाम था नोडियोन। और नोडियोन क्या किया था? समुद्र पूजा आरंभ करवाया था। नोडियोन क्या किया था? समुद्र पूजा आरंभ करवाया था। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था नेडुजेलियन। 290 ईस्वी में इसमें क्या हुआ था ना, 290 ईस्वी पूर्व में एक युद्ध हुआ था, उसका नाम है तलैया लंगानम। तलैया लंगानम के युद्ध में जो चेर था ना, वो चोल के साथ साथ में 5 राजाओं को एक साथ पराजित कर दिया था। 5वीं शताब्दी आते आते पांड्य वंश अस्तित्व विहीन हो गया। और पांड्य राज के मतलब कि रोम से व्यापार करता था, यानी उससे अच्छा संबंध था। और इसी के इन्होंने अपने दूत रोम के राजा अगस्ता के दरबार, हटाइए सब। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै को जो राजधानी थी मदुरै, उसको त्योहारों का शहर कहा जाता था। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा कि त्योहारों का शहर किसको कहते थे। और यहीं पर ही मदुरै में ही
मीनाक्षी मंदिर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और फिर जैसे बंदरगाह है, चेर का बंदरगाह कहाँ था, चोल का बंदरगाह कहाँ था, पांड का बंदरगाह कहाँ था, ये थोड़ा सा याद कर लेना है कि बंदरगाह कहाँ था। जैसे कि चेर का था बंदर चेर और मुजरी से इसी को कहा जाता है। चोल का था पुहार उरई, पांड का था सालीयूर और कोरकाय, इसलिए ये याद रखिएगा थोड़ा सा। साहित्य की बात करें जो संगम काल में लिखा गया था, एक था तोलकपियम, एक था तोलकपियम। तो ये जो साहित्य है वो तमिल में लिखा गया था और इसे तमिलकम या द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं। साउथ का था ना, इसीलिए द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं। तो उसमें से एक हो गया तोलकपियम। तोलकपियम का रचना किसने किया था? तो तोलकपियम की रचना तोलकपियार ने किया था। दूसरा सम्मेलन में जब हुआ था ना, दूसरा सम्मेलन, दूसरा संगम, उसमें किया था। तो इसका संबंध किसका है? ये व्याकरण से, यानी कह सकते हैं कि तमिल का पहला व्याकरण कौन था? ये तोलकपियम। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक है कुराल, या इसी को कहा जाता है तिरुक्कुलार, तिरुक्कुराल। इसको तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं, बाइबिल या एंजिल कहते हैं। फिर है जीवक चिंतामणि, इसमें इसका संबंध जैन धर्म से है। इसकी रचना तिरुकदेवर ने किया। थोड़ा सा बुकवा का नाम याद रख लीजिएगा कि किससे संबंधित है, क्या चीज़ का बुक है, इसकी रचना कौन किया। एक है शिल्पा दिगारम। शिल्पा दिगारम जो है ना, एक पायल की कहानी है, नूपुर की कहानी है और ये भी जैन धर्म से संबंधित है। ये ऐसे तमिल जो है ना, तमिल काव्य का महाकाव्य कहा जाता है, तमिल साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है शिल्पा दिगारम को, या इसी को तमिल काव्य का इलियट भी कहा जाता है। और इसकी रचना इलंगो आदिल ने किया। इसकी रचना कौन किया? इलंगो आदिगल ने किया। अब आगे समझते हैं। यहाँ पर वही कहानी लिखा हुआ है। एक राजा था, उसका नाम था कोवलन, उसकी पत्नी थी कन्नगी। अब क्या किया कोवलन कि अपनी पत्नी के अलावा इसको किसी और से प्रेम हो गया। उसका नाम था माधवी। वो क्या थी? डांसर थी। उसके प्यार में ही फंस गया और उस पर पैसा खर्चा करने लगा। फिर बाद में इसको पछतावा हुआ, यार हम गलत कर रहे हैं। तो ये फिर से अपना पत्नी के पास जाता है। चूँकि एक व्यापारी था, ये बहुत अच्छा जानकार था, नॉलेज था व्यापार करने का। ये फिर से बिजनेस शुरू करता है, मगर कहीं और करता है, वहाँ न करके कहीं और स्टार्ट करता है। तो क्या हुआ कि वो जाता है फिर मदुरै जाता है, वहीं व्यापार स्टार्ट करता है। तो पैसा चाहिए इसके लिए, तो अपनी पत्नी क्या करती है, पायल उसको दे देती है। और पायल बेच करके वो मदुरै में, मतलब जैसे ही पायल बेचने जाता है ना वो, तो उस समय वहाँ पर क्या होता है कि मदुरै की जो रानी थी, वहाँ उसका पायल चोरी हो गया था। ये पायल बेचने चला गया, मगर ये इसका चूँकि पत्नी का पायल था, ये खुद रिच आदमी था, व्यापारी आदमी था। इसकी पत्नी खुद स्टार्टिंग में पहले धनी मनी थी। तो पायल इसका बड़ा आदमी का बड़ा जैसा पायल रहेगा। और रानी की भी पायल उसी प्रकार का था। किस्मत देखिए कि दोनों का पायल एक ही जैसा था। वो तुरंत जो था सोनार था, वो तुरंत मतलब कि बता दिया। राजा के पास सूचना गया कि एक आदमी पायल बेचने आया। राजा आओ ने देखा था, सीधे उसको फांसी लगा दिया। बाद में पत्नी गई इधर से, यार इसका पति आ ही नहीं रहा था, बेचैनी बढ़ रहा था। तो पता चला कि इसका जो पति है उसको फांसी हो गया। तो उसी समय शराब दे दी थी कि तुम्हारा जो है ना, ये जल के राख हो जाएगा। बाद में राजा को बहुत अफसोस हुआ। तो वही क्या हुआ था कि वो शराब दे दी थी, जो कोवलन की पत्नी कन्नगी थी वो शराब दे दी। तो जिससे क्या हुआ, मदुरै शहर कहा जाता है कि पूरे नष्ट हो गया, जल के राख हो गया था उसी समय। तो इसी के सम्मान में जो कन्नगी है, इसी के सम्मान में वहाँ पर पत्नी पूजा स्टार्ट कराया था। उसका नाम था सेनगुटवन, वही कराया था। चलिए ये हो गया। अब है मणि मेखला। ये मणि मेखला उसी का मानिए तो अगला पार्ट होता है। कैसे होता है? धूम 1 धूम 2। तो मणि मेखला अगला पार्ट है, यानी ये उसी का, जैसे एक कोवलन था कन्नगी के पति, और कोवलन एक नर्तकी से प्रेम करता था, उसका नाम था माधवी। तो माधवी से ये दोनों से जो संतान उत्पन्न हुआ था ना, उसका नाम है मणि मेखला, है ना, उसी का नाम है मणि मेखला। और बाद में मणि मेखले से भी एक लड़का प्रेम करने लगता है। इसी से परेशान होकर के ये बौद्ध धर्म अपना लेती है बाद में। और ये जो मणि मेखला कहानी है, ये इसका रचना किया शीतले सतनार ने, और इसे तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी किसको कहते हैं? मणि मेखले को कहते हैं। अब अगला है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश ना, हम लोग चालुक्य वंश हो गया, जैसे कि हम अगर बात करें ना, तो उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, एकदम बहुत अच्छे से देखेंगे, मैप बना के देखेंगे। जैसे कि चालुक्य वंश हो गया, पल्लव वंश हो गया, राष्ट्रकूट वंश हो गया, चोल वंश हो गया। इसको अच्छा से समझाना पड़ेगा, तब मज़ा आएगा। एक ही वीडियो में करेंगे तो लंबा बहुत हो जाएगा वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही वीडियो में, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।